अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 2 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल मोशन को, और इससे प्रीवियसली हमने दो चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया और मुझे उम्मीद है कि आपने उन दो चैप्टर्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा। ऑर्बिटल मोशंस में ज़्यादातर हम बात करेंगे सेंट्रल फोर्स के बारे में, और सेंट्रल फोर्स से पैदा होने वाली जितने भी थ्योरम्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम केपलर लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स से। तो सेंट्रल फोर्स के बारे में स्टूडेंट्स आप लोग ऑलरेडी मालूम है कि सेंट्रल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी पॉइंट को, किसी पार्टिकल को इस चीज़ के ऊपर फोर्स करती है कि वो फिक्स्ड पॉइंट से नज़दीक आए या उससे दूर जाएं और वो उसी फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द ही रहें। कि इसकी आप इन शॉर्ट डेफिनेशन अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी है आप उसे फॉलो करेंगे। इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, सच अ फोर्स इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। कि फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पार्टिकल जो है वो या तो वो उससे दूर जाए या वो उससे करीब आता है, मतलब वो उस फिक्स्ड पॉइंट के ही इर्द गिर्द रहता है वो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल जो है। तो इस तरह की जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम क्या करते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सेंट्रल फोर्स का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द फोर्स, और ये इसे हम अमूमन ओरिजिन लेते हैं। तो वही बात लिखी है कि द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द फोर्स एंड इज यूजुअली टेकन एज ओरिजिन। द सेंट्रल फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव as it is directed towards or away from the fixed line. Students, you know that like forces like forces repel each other and unlike forces attract each other. तो ये वही बात है कि सेंट्रल फोर्स जो वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, क्योंकि इससे क्या करता है, जो मूविंग पार्टिकल होता है या तो वो फिक्स पॉइंट के करीब आता है या वो फिक्स पॉइंट से दूर जाता है। मतलब या तो वो फिक्स पॉइंट की तरफ खिंचा हुआ चला आता है या वो उससे क्या करता है, रिपेल होकर दूर चला जाता है। तो द सेंट्रल फोर्स at a point is a function of distance of that point from the center of the force. This functional relationship is called law of force. law of force के बारे में स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी मालूम है, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटर ऑफ द फोर्स से जो डिस्टेंस होता है मूविंग पार्टिकल का, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं। द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल अमंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। और जो पाथ बनता है मूविंग पार्टिकल का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट सेंट्रल फोर्स, उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। थस एफ इज द सेंट्रल फोर्स इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। कि सेंट्रल फोर्स उस वक्त होगी, फोर्स उस वक्त सेंट्रल फोर्स होगी जब आर क्रॉस एफ क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। वेयर एफ इज इक्वल टू एफ आर यूनिट वेक्टर, वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर यूनिट वेक्टर, लिखा हुआ आगे वेयर आर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी डॉट वी, विच इज पी डॉट वी। अब क्या होता है जी, मोमेंटम होता है यहाँ पे हमारे पास, वी नो डैट के पी डॉट वी किसके इक्वल होता है जी, मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इफ एंड ओनली इफ आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, आर की जगह पे आपने क्या लिख दिया जी, आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ। आर यूनिट वेक्टर मतलब सिंपली हमने क्या किया कि यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आर एफ इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यू नो डैट के आर क्रॉस आर मतलब अगर सेम यूनिट वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, आपके पास जीरो आता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। इसे नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि सूरज के गिर्द जो ज़मीन की मोशन होती है उसे हम क्या, वो भी इस सेंट्रल फोर्स की एग्जांपल है। टेक प्लेस अंडर अ फोर्स विच इज़ अट्रैक्टिव एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस इन द एटम। जी स्टूडेंट्स, आगे एक थ्योरम है, लिखा हुआ द ऑर्बिट ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज नेसेसरली अ प्लेन कर्व। कि पार्टिकल का जो भी ऑर्बिट होगा सेंट्रल फोर्स के ज़रिए असर वो क्या होना चाहिए, प्लेन कर्व होनी चाहिए। तो इससे ज़रा प्रूफ करते हैं। लिखा हुआ लेट एफ बी अ सेंट्रल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड लेट ओरिजिन ओ बी द सेंटर ऑफ द फोर्स, देन आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा। यहाँ पे आगे लिखा हुआ देयरफॉर एफ एंड आर एक्ट अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन सिंस
एफ इज इक्वल टू एम ए, सो एम इज इक्वल टू ए किसके इक्वल आ जाएगा जो हमारे पास डी वी बाई डी टी के इक्वल आता है। वी नो के ए किसके इक्वल होता है डी वी बाई डी टी। जस्ट आपने यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है, आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाई एफ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एम डी वी बाई डी टी आपने पुट कर दिया। नाउ आर क्रॉस, अब यहाँ पे एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से डी बाई डी टी को आपने बाहर निकाल दिया तो आर क्रॉस वी आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी बाई डी टी ये क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आर क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 विच इज़ योर कॉन्स्टेंट, हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट वेक्टर। द नॉर्मल टू द प्लेन फाउंड बाय R and V has a constant direction. This is only possible when particle moves along a plane curve. जी इसकी एक और स्टेटमेंट भी बन सकती है कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज इन अ प्लेन। ये इसकी सेकंड आपके पास स्टेटमेंट भी बन सकती है। मतलब अगर आपको दिया जाए मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज इन अ फील्ड, तो आपने उसके लिए वही प्रूव करना है। फ्रेंड्स इसमें वही सारी चंद पुरानी बातें हैं जो हम इससे ऑलरेडी पहले हम डिस्कस करके आए हैं। आगे वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर फोर्स, एंगुलर फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह से, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो डैट हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। वो क्या होते हैं, वी इज इक्वल टू आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एंड एस यूनिट वेक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये आर डॉट का मतलब क्या है, डी आर बाई डी थीटा, और डी थीटा का थीटा डॉट का क्या मतलब है, डी थीटा बाई डी आर। हमने ऑलरेडी इसे डिस्कस किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में, और हमें मालूम है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम क्रॉस वी के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि एच इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी हो जाता है। यहाँ से आर क्रॉस एम वी कैसे आया, यहाँ से हम ये वी की वैल्यू को बेसिकली यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एम इज इक्वल टू आर क्रॉस वी, वेयर एम is the mass of the moving particle, v is the velocity of the moving particle, and r is the position vector of the moving particle. As m is constant, also r cross v is constant, therefore h is constant, hence magnitude of the angular momentum is constant. अब यहाँ पे आ जाए इसका प्रूफ देखें तो therefore h is equal to m r cross v आपके पास आ जाएगा। तो इसका प्रूफ देखें जी, m r cross v की जगह पे हम उसकी जो हमारे पास है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी की जगह पे आपने वो पुट कर दिया। आगे जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे कुछ कि एम आर यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया क्रॉस आर डॉट आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आर के जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, आर यूनिट वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे है कि वी नो डैट के जो आर होता है, जो आर यूनिट वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अभी मेरे पास लिखने के लिए चीज़ मौजूद नहीं है, बट इस आर की जगह पे ये आर यूनिट वेक्टर किस तरह से आया, इसे आप वर्ड्स में ज़रा लिखिएगा। ये आपके पास देखें होता है आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या किया है, आपको आर वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा उससे मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आर डॉट ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आपने देखें ये इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कि एम आर यूनिट वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है आर डॉट आर यूनिट वेक्टर के साथ, और इसी तरह ये एस यूनिट वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर यूनिट वेक्टर जब होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और आपके पास सिंपली क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस। एंड वी नो डैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर यूनिट वेक्टर क्रॉस एस वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट आपके पास आ गया। यहाँ से एम मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इसे आप एच का नाम दे देंगे, तो आपके पास मज़ीद यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट विच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। जी तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे इससे ग्रुप में डिस्कस कर लेना जी। आगे आपके पास है जी, द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेयरिंग डायरेक्टली एट द डिस्टेंस इज एन इलिप्स हैविंग सेंटर एट द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो सिंपली ये यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जितने भी ऑर्बिट हैं जो डिस्क्राइब, अब यहाँ पे देखें ऑर्बिट क्या चीज़ है। ऑर्बिट हमने पीछे डिस्कस किया था कि ऑर्बिट
वो जो सेंट्रल पाथ है उसे कहेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि ये ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलिप्स के डिस्टेंस से, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होगा, जो कि सेंटर ऑफ द फोर्स के क्या होगा, सेंटर में, जिसका सेंटर ऑफ द फोर्स होगा। तो इसका प्रूफ देखेंगे, लेट द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट बी एक्स वाई प्लेन, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए जी नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को शो कर रहा है। के स्केयर जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल है, आर डबल डॉट यहाँ हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि किसके इक्वल होता है, एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे के इक्वल होता है। और आर वेक्टर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई, देखिए इसकी एक बार इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे के इक्वल है। और के स्केयर डिवाइडेड बाई एम ये किसके इक्वल है जी, कांस्टेंट के इक्वल है। तो आपके पास आ जाएगा जी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, माइनस के स्केयर एंड आर यूनिट वेक्टर। एफ की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, एम ए पुट कर दिया इज इक्वल टू माइनस के स्केयर एंड आर वेक्टर। सो अब ए की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया जी, ए की जगह पे आपने ये आर डबल डॉट पुट कर दिया एंड इज इक्वल टू माइनस के स्केयर आर यूनिट वेक्टर। अब आर डबल डॉट की जगह पे आपने क्या किया जी, उसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस के स्केयर, और आर वेक्टर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी विच इज एक्स आई प्लस वाई जे जी। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास ये एम आपके पास आ जाएगा जी, इसकी में आप यहाँ पे करें जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। जब आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के स्केयर एक्स आपके पास आ जाएगा एंड वाई डबल डॉट इज इक्वल टू आपके पास देखिए जे कंपोनेंट को जे से कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के स्केयर वाई। तो यहाँ से आप ये माइनस है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सिमिलरली ये भी माइनस है, ये भी दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस के स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0। इसे आपने इक्वेशन बना लेना है। ये एक्स डबल डॉट का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव है। ये आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया मैथमेटिकल मेथड्स में, चैप्टर नंबर 10 में विच इज़ हाई डेरिवेटिव्स। तो उसमें हम इसको जो डबल डेरिवेटिव है, मतलब जैसे एक्स डबल डॉट लिखा हुआ है इसे आप क्या लिखेंगे, डी स्केयर लिख देंगे प्लस के स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। सिमिलरली डी स्केयर प्लस के स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। एम स्केयर प्लस के यहाँ से आप इसे एक्स को यहाँ से हम ख़त्म कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एम स्केयर प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस के आयोटा आ जाएगा। तो वहाँ आपने चैप्टर नंबर 10 में मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 10 में आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जब आपके पास रूट्स रियल और इमेजिनरी होंगे तो उस केस में आपके पास जनरल जो सोल्यूशन आता है वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0 a cos के टी प्लस b साइन के टी एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0 c cos के टी प्लस d साइन के टी। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास साइन ऑफ के टी आ जाएगा विच इज सी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी सी माइनस ए डी। आगे जस्ट सिंपली सिंप्लीफिकेशंस की हुई हैं तो इन्हें आप देख लीजिएगा विच इज़ अ सेंटर कॉनिक्स एंड एलिप्स। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मसला ज़रूर पेश आएगा क्योंकि आपने अभी तक मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी तक वो आपकी आउटलाइन में था ही नहीं। तो ये रिज़ल्ट आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर हमें क्लास में कभी इसको करने का मौका मिला तो वहाँ पे इसे ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।